सीधा रुख करते हैं जौनपुर का। तस्वीरें मिल रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और देखिए यहाँ लगातार पूर्वांचल दौरे से ये तस्वीरें आ रही हैं। आज जौनपुर की बारी है। आप देखिए अब से थोड़ी देर पहले ही एक मंच पर संबोधन था और उसके बाद उनके दौरे का ये अगला क्रम दिखाई दे रहा है। संभवतः किसी प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारीगण उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य की योजनाओं पर नजर है क्योंकि आज जौनपुर के लिए दिन बहुत खास है। कई तरह की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण, शिलान्यास और उसके लिए कितने धनराशि की आवश्यकता है उनका आवंटन, ये सारी चीजें आज के दौरे पर बहुत महत्वपूर्ण है जौनपुर के लोगों के लिए। तो देखिए किस तरीके की तस्वीरें आई हम आपको बताते चलें। थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा किस तरीके से छोटे बच्चों को दुलार करते प्यार करते नजर आए। लाभार्थी दिव्यांगजन थे जिन्हें ट्राईसाइकिल बांटी गई, उनका हालचाल पूछा। उसके बाद किस तरीके से महिलाएं जो ग्रामोद्योग के जरिए, ओडीओपी के जरिए नई संभावनाएं तलाश रही हैं। उसके बाद ये देखिए किसी पैथ लैब की तस्वीरें आ रही हैं। स्वास्थ्य से जुड़े महकमे पर नजर सीएम की खास तौर पर रहती है, ये हम सभी जानते हैं। और यहाँ नवनिहाल दिखाई दे रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन भी हो सकता है। ये देखिए छोटे बच्चे से सवाल कर रहे हैं जो कि एग्जीबिशन का हिस्सा लग रहा है। और देखिए आने वाले भविष्य के ये डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। तो इनकी कौतूहल, जिज्ञासा और इनके ज्ञान को देखते परखते रहते हैं। देखिए कुछ बातचीत कर रहे हैं, सुनाई तो नहीं दे सकता लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जहां कहीं भी सीएम योगी जाते हैं अगर उन्हें बच्चे दिखते हैं तो वो थोड़ा सा वक्त जरूर देते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि उनके हाथ में चॉकलेट या टॉफी होती है तो छोटे बच्चों को वो दे भी देते हैं। तो कुल मिलाकर के एक तस्वीर थोड़ी अलग से हर दौरे पर जुड़ी हुई आती है। महिलाओं से भी हालचाल जानते हैं। अगर जौनपुर की बात करें तो ओडीओपी से लगाए तमाम चीज़ों के बारे में एक प्रदर्शनी थी, उसके जरिए तो समझे ही। और अभी निरीक्षण, जमीनी हकीकत कैसी है, ये तमाम चीजें समझने की कोशिश में आगे बढ़ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और संभवतः ये दौरा यहाँ पर खत्म होता दिखाई दे रहा है। इस जगह से बाहर निकलते ही इनका काफिला आगे बढ़ेगा। आज पूर्वांचल दौरे का दूसरा दिन है। इस पूर्वांचल दौरे का जो पड़ाव है वो वाराणसी है। ऐसे में ये बेहद अहम है किस तरीके से लगातार आप तस्वीरों को देखेंगे कि लोकेशन दर लोकेशन जब सीएम पहुंचते हैं तो वहां की चुनौतियों से रूबरू होते हैं, वहां की खासियत से रूबरू होते हैं और कैसे बेहतर बनाया जाए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है, पालतू कुत्ते को लेकर के विवाद का एक नया वीडियो सामने आया है। सेक्टर 151 के जेपी अमन सोसाइटी का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए इसमें कुत्ते के लिए लिफ्ट इस्तेमाल करने पर महिला से विवाद है। महिला ने ये जानना चाहा कि सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल कर रही है महाशय या फिर सामान्य लोगों वाली लिफ्ट। You don't know the rules which lift? I can use only this lift. You are using this lift? Okay. Good luck to you. Again. No. Which lift are you using? No, which lift are you using? Tell me. This lift. You will use this lift? Yes. Sure? Yeah. You don't know the rules which lift? I can use only this lift. You are using this lift? Okay. Good luck to you. Again. देखिए कुछ वक्त पहले ही लिफ्ट में एक बच्चे को कुत्ते के काटने का वीडियो सामने आया। उसके बाद से हर जगह ये आवाज उठ रही थी कि जो भी पेट ओनर है वो अपने पेट को सर्विस लिफ्ट से लेकर के आया जाया करेंगे, क्योंकि अगर जानवर को असहज महसूस हो तो वो आक्रामक हो तो भी सिर्फ मालिक और कुत्ता ही लिफ्ट में मौजूद रहे। इसी मद्देनजर इस महिला ने इस शख्स से पूछ लिया कि क्या आप कौन सी लिफ्ट से जा रहे हैं, सर्विस लिफ्ट या सामान्य लिफ्ट। लेकिन इनका पारा गर्म था। इन्होंने गाली देते हुए कहा मैं तो यही लिफ्ट इस्तेमाल करूंगा, जो करना हो कर लीजिए। You are using this lift? Okay. Good luck to you. Again. No. Which lift are you using? No, which lift are you? देखिए गाजियाबाद से खबर है, पालतू कुत्ते ने मासूम पर हमला किया है। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक और मामला आपके सामने हम रखे जहां गाजियाबाद से जानकारी मिल रही है कि बच्चे के चेहरे पर कई टांके आए हैं। मधुबन इलाके से ये सामने आई घटना का जिक्र कर रहे हैं। मासूमों पर कुत्ते की हमले की लगातार वारदातों में ये तीसरी वारदात की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पिटबुल एक प्रजाति है कुत्ते की जो पाली जाती है लेकिन काफी खूंखार दिखाई देती है। ऐसे में एक बच्चे के काटने के बाद उसके चेहरे पर कितने टांके आए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से। पालतू कुत्ता है लेकिन इसके काटने के बाद बच्चे के चेहरे पर जख्म ही जख्म और उस पर कई टांके आए हैं। गाजियाबाद में
पालतू कुत्ते ने एक मासूम बच्चे पर हमला किया है और हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने है। आपको पता है लगातार ये तीसरा वीडियो है जो किसी मासूम पर पालतू कुत्ते के हमलावर होने के बाद उसके घायल होने की खबर और तस्वीर आ रही है। तो गाजियाबाद के मधुबन थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। एक सोसाइटी या पार्क जैसा दिखाई दे रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर जो घेरे में है वो पिटबुल कुत्ता है, पालतू कुत्ता है। खेल रहा था जिसमें एक बच्ची पिटबुल कुत्ते घुमा रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया जिसने पेटे पर अटैक कर दिया। इतना खतरनाक कुत्ता जो पहले भी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात कर चुका है, जिसने लेडीज़ को पूरा ख़त्म कर दिया। ये सब देखते हुए लोग अगर इतने खतरनाक कुत्ता अपने घर में पाल रहे हैं तो हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है। आज की डेट में पार्कों का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा बताया गया है। पहले भी कार्रवाई हुई है, चाहे वो राजनगर एक्सटेंशन की घटना हो, और आगे भी यहाँ भी संज्ञान लिया जाएगा और नियमानुसार जो भी पेनल्टी बनती है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं गया तो पेनल्टी भी करेंगे और नियमानुसार उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, बसपा प्रमुख मायावती का बीजेपी पर हमला सामने आया है। उन्होंने बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ये आरोप लगाए हैं। यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है ये कहना है। मुस्लिम समाज के प्रति बीजेपी का ध्यान नहीं है ये भी कहते हैं मायावती। मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को घेरा है, जहां तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। यूपी में मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर है। और क्या ट्वीट किया उन्होंने, आपके सामने है। शोषित, उपेक्षित, दंगा पीड़ितों आदि के शिकायत पर जमाने में ये आम रही है शिकायत पर, फिर भी तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनका दमन, आतंकित करने, मुस्लिम टीजिंग का खेल अनवरत जारी है। ये मायावती का ट्वीट है जो अति दुखद एवं निंदनीय है। और दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि इसी क्रम में यूपी के मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है। ये ट्वीट किया है मायावती ने। जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों व सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उस पर वो लिखती है कि बदतर हालात को सुधारने पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दो ट्वीट है मायावती का इस वक्त। और इसी क्रम में यूपी के प्रशासन पर भी सवाल उठाया है। पहली चीज तो उन्होंने कह दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि मदरसों पर जो नजर है वो बीजेपी की वो टेढ़ी नजर है। चंदे से चलने वाले जो मदरसे हैं उनकी सर्वे पर प्रतिक्रिया आई है मायावती की। मुस्लिम समाज की उपेक्षा का भी आरोप लगा दिया है। तो देखिए, इस वक्त सरगर्मी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी बसपा के बीच इक्वेशन की बात कर लें या फिर अब मायावती के ट्वीट के बाद बीजेपी पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी बात कर लें, तो कुल मिलाकर के ट्विटर पर मायावती ने अपना स्टैंड रखा है, बीजेपी सरकार को घेरा है। ये कहना है कि यूपी में मदरसों पर टेढ़ी नजर है बीजेपी की, मुस्लिम समाज के प्रति ध्यान तो देती नहीं है, ये भी आरोप लगाया है। कहना यह है कि जो सरकारी और चंदे पर चलने वाले मदरसे हैं, तो जहां सरकारी मदरसों पे तो सरकार का ध्यान होना चाहिए कि वो कैसे चल रहा है। फिर से हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं। ये दो ट्वीट हैं जो बेहद अहम है। मुस्लिम समाज के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए और बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ये ट्वीट उन्होंने ड्राफ्ट किया और शेयर किया है। इसके बाद से इसके मायने जरूर निकाले जा रहे हैं सियासी। मुस्लिम टीजिंग वर्ड को उन्होंने अंग्रेजी में लिख के जिस तरीके से कोट किया है, ये भी देखिए आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर है, ये भी आरोप लगा दिया है। मदरसा सर्वे पर उनकी प्रतिक्रिया आ गई है कि जो कौम के पैसों से चलने पर, चंदे के पैसों से चलते हैं मदरसे, उसमें हस्तक्षेप की जो कोशिश है वो अनुचित है। अपना स्टैंड कर दिया है क्लियर। और इन दोनों ही ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग जी, एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। और जरा बताइए, ये दोनों ही ट्वीट जिसमें मुस्लिम समाज के लिए हिमायती दिखाई दे रही है मायावती और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है बीजेपी पर। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी थी, वो जिम्मेदारी से भाग के वो जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त हो गई है। और लगातार जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है प्रदेश के अंदर में, ये भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरह पता है कि वो कभी भी विकास की राजनीति नहीं करती।
क्योंकि उसके पता है कि विकास की राजनीति। देखिए ये बात तो अनुराग जी आप लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी ये करती है वो करती है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि समाजवादी पार्टी के तरफ से ये लगता है कि बसपा भी कहीं ना कहीं टीम बी का काम करती है, लेकिन ये तो अभी फिलहाल मायावती का ट्वीट इशारा करता है कि वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है। अब दिक्कत यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ तो आप बीएसपी की बात करने लगती है। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेके हमेशा सरकार को घेरती रहती है। अब कौन पार्टी सरकार को घेरती है ये आप भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। और जब समाजवादी लोग सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ हमलावर होते हैं तो कुछ दल के नेता उनके साथ ताल में ताल मिला देते हैं। फिर जब कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं ज्यादा ताल मिल रही है तो कुछ बेताल भी हो जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी बेताल होते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी एक ही जिम्मेदारी है, विपक्ष में सरकार जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है कि जनता की समस्या की आवाज लगातार बुलंद करते रहना। ये तो काम करना भी चाहिए, विपक्ष के कंधों पर जिम्मेदारी होती है। लेकिन अनुराग जी आप ये बताइए इस वक्त मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा होगा, कौन उनका ज्यादा हिमायती है, कौन आवाज ज्यादा तेजी? आपके साथ दिक्कत है कि आप भी जाति धर्म की बात करने लगे। हम समाजवादी लोग अनुराग जी एक तो ये आप क्यों निजी हो जाते हैं? मैं आपके नहीं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछती हूँ, कभी मैं आपके निजी विचार नहीं जानना चाहती हूँ। देखिए ये और आप है कि एकदम जर्नलिस्ट पे, रिपोर्टर पे, एंकर पे एकदम सीधा वो उनके ऊपर डाल देते हैं। अरे राजनीति आप कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रही हूँ, आपसे सवाल ना पूछूं क्या? या फिर आपके मनपसंद का सवाल चिट्ठी पे लिख के भेज दीजिए कि यही सवाल पूछना है आपसे। आप नाम नहीं लेने लगे, आप इतने बेचैन हो गए कि आप नाम लेने लगे। ये पत्रकारिता है, शर्म आती है ऐसी पत्रकारिता पे जो जात धर्म का। अनुराग जी फिर तो ये कोई बात ही नहीं है। आप रहने दीजिए, आप वक्त बचाइए अपना भी हमारा भी, इस तरीके से तो हम लोग नहीं बात करेंगे। आप अगर चलिए अनुराग जी आप अपनी राजनीति करिए, वही काफी है, मत सिखाइए कि क्या करना है, पत्रकारिता क्या है। और अगर इतना शौक है तो आ जाइए ना, सुधार दीजिए पत्रकारिता को, अपना शौक पूरा कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए जिस तरीके से ट्वीट के बाद सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल का जवाब ना दे करके उल्टे मीडिया पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए सीएम योगी आज जौनपुर गाजीपुर के दौरे के बाद एक बार फिर वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो मोदी एट 20 पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन में कार्यक्रम होना है जिसे लेकर के तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ये जानकारी आ रही है। तो देखिए मिशन पूर्वांचल के तहत कहां-कहां मूवमेंट है सीएम योगी का, ये हम आपको बताते चले। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और अब ये जो पड़ाव है वो वाराणसी जाकर के थमेगा। के दौरे पर है और पूर्वांचल दौरे के दौरान सीएम बनारस पहुंचेंगे आज और मोदी एट द रेट 20 इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है रुद्राक्ष में। और तैयारियां आप देखिए, ये जो कटआउट है वो लग चुके हैं, पूरा रुद्राक्ष यहां पर तैयार है। सीएम यहां पर प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और इस पुस्तक की जो मुख्य बातें हैं वो बताएंगे। तो आने वाले चुनाव के लिहाज से भी आज चर्चा होने वाली है इस रुद्राक्ष में और इस पुस्तक के जरिए लोगों के दिलों में उतरने का एक और प्रयास आज से शुरू होने वाला है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, ये बात सामने आ चुकी है। बीजेपी की गोपनीय टीम जो है इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करेगी। टीम देखेगी कि कौन से सांसद जनता के बीच कितना रहे, क्या काम किए और इसके लिए बकायदा 7 बिंदुओं का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो कि सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के लिए तैयार होगा। इसी आधार पर 24 का टिकट लोकसभा का किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है ये तय होगा, क्योंकि 80 सीटों की दावेदारी बहुत जरूरी है। ऐसे में टारगेट भी बहुत बड़ा है 100% का, तो बीजेपी इसके लिए अभी से काम करना शुरू कर चुकी है। मसला यह है कि एक टीम है जो गोपनीय तरीके से 7 बिंदुओं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और ये रिपोर्ट आधार बनेगी कि टिकट किसे दिया जाए किसे नहीं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल आनंद गिरी चित्रकूट जेल में बंद है, जबकि कल 10 सितंबर को दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की बरसी भी है। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ठीक 1 साल के बाद जिनके ऊपर आरोप है
महंत की हत्या का उन्हें जेल होगी या बेल होगी, ये साफ हो जाएगा क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला सुनाया जाएगा। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। अदालत का फैसला शाम 3:45 बजे आएगा। जस्टिस संजय कुमार सिंह से यह फैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 9 महीने तक चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। महंत नरेंद्र गिरी की शव संदिग्ध हालत में पिछले साल 20 सितंबर को प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी मठ में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। इस पूरे मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को आरोपी बनाया गया था। खुद महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी समेत 3 लोगों के नाम का जिक्र था। घटना के कुछ देर बाद ही आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर प्रयागराज लाया गया था। 22 सितंबर 2021 से आनंद गिरी जेल में बंद हैं और इसी साल 18 अगस्त को उन्हें प्रयागराज से चित्रकूट जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। बहरहाल तकरीबन 9 महीने तक चली सुनवाई में सभी पक्षों ने अपनी तरफ से जोरदार बहस की है। आनंद गिरी की तरफ से जहां बचाव में दलील पेश की गई है, वहीं जो एफआईआर करता थे महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य स्वामी अमर गिरी और पवन महाराज, उन्होंने अपनी एफआईआर वापस लेने की बात कही थी। इसके साथ साथ सीबीआई और यूपी सरकार ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी का विरोध किया था। कल महंत नरेंद्र गिरी की पहली बरसी है जिसमें देश भर से जो राजनेता हैं, साधु संत समेत तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जुटेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि महंत नरेंद्र गिरी के बरसी के मौके पर मुख्य आरोपी आनंद गिरी को बेल मिल जाती है या फिर उन्हें कुछ दिन और जेल में ही रहना होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो देखिए, बाघंबरी के विलन पर फैसला होना है और समझते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमारी निगाहें होनी चाहिए। देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का ये मामला है। वक्त बीत गया है, इसीलिए फिर से आपको याद दिलाते चलें। मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला होगा, ये करंट अपडेट है। और बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और चित्रकूट जेल में बंद है मुख्य आरोपी आनंद गिरी, ये भी हम आपको बताते चलें। 1 साल का लगभग वक्त बीत चुका है। 22 सितंबर 2021 से जेल में बंद है आनंद गिरी। सीबीआई ने आनंद गिरी की जमानत का विरोध किया था और मामले में कुछ दिन पहले हैरान करने वाला मोड़ भी आया था। शिष्य ने शिकायत वापस लेने की गुहार लगाई थी। शिष्य अमर गिरी ने कहा था कि सिर्फ मौखिक सूचना दी थी। अमर गिरी का दावा यह है, शिकायत में किसी का नाम नहीं होना था। तो ये चीज हमारे आपके सामने इस तरीके से आती है कि अब 1 साल में कितना कुछ बदला है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की पहली बरसी कल 10 सितंबर को मनाई जाएगी और इस मौके पर प्रयागराज के बाघंबरी मठ में खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के साधु संतों के साथ तकरीबन 10,000 अनुयायियों को भी बुलाया गया है और इस मठ में खास आयोजन भी होगा। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की पहली पुण्यतिथि कल यानी 10 सितंबर को है। इस मौके पर प्रयागराज के बाघंबरी मठ में खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर देश भर से संत महात्मा जुटेंगे तो साथ ही साथ तकरीबन 10,000 अनुयायियों के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली पुण्यतिथि के मौके पर जो मंदिर के मठ के महंत हैं बलबीर गिरी, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत तमाम राजनेताओं को भी न्योता दिया है और एक दिन पहले से ही यहाँ पर बाघंबरी मठ में खास तैयारियां की जा रही हैं। रेड कारपेट बिछाया गया है मेहमानों के स्वागत के लिए। फूल जो है वो कोलकाता और बनारस से मंगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिनी तरफ जो जगह है, जो यज्ञशाला है, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। बाईं तरफ महंत नरेंद्र गिरी की समाधि है, उसको खूबसूरती के साथ सजाया गया है और ये जो पूरा मठ का परिसर है खूबसूरती के साथ सजाया गया है। मेहमानों की आगवानी के लिए ये पूरा मठ सजकर तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।